नमस्कार, मैं रस वैद्य विकास सरोज हिमालयन हील से। आज हम बात करने वाले हैं एक और हेल्थ कंसर्न के बारे में, जिसके बहुत सी जो हमारे पास क्वेरीज आ रही थी और बहुत से पेशेंट जो हैं वो रिसेंटली डायग्नोज हो रहे हैं। और ये एक ऐसी डिजीज़ है जो आपके स्किन के ऊपर रैशेस आते हैं और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट रहती है वो स्पेशली आपके ब्लड की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो मैं बात कर रहा हूँ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की, जिसको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कहा जाता है। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आयुर्वेद में इसको रक्तपित्त कहा गया है और रक्तपित्त जो है वो महागद में से बताया गया हुआ है जो हार्ड टू ट्रीट होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के जो मॉडर्न एस्पेक्ट हैं, एलोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो डायग्नोसिस में हेल्प आउट करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारे को पता चलता है कि ओके मेरे को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ही है या कुछ और है, और ये क्यों मुश्किल हो जाता है ट्रीट करने के लिए। और आयुर्वेद में इसमें क्या क्या पर्सपेक्टिव है, हिमालयन ही जो है वो स्पेशली क्या ऐसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अप्रोच कर रहा है या फिर पेशेंट को देता है जिससे हमारे पेशेंट जो हैं वो बहुत जल्दी जिनका प्लेटलेट काउंट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि बेसिकली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा। तो इडियोपैथिक की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब हुआ कि अननोन, जिसका कोई रीज़न नहीं है, वो जो है कॉज जो है दैट इज इडियोपैथिक। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब हो जाता है आपके जो ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं उनका कम हो जाना। सो इट्स लाइक डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट आपके ब्लड में। उसके बाद जो है परप्यूरा इज पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन जो है वो आपकी हो जाती है। तो आपने कभी देखा होगा अगर आपको चोट आ गई कहीं पे तो निशान बन गया या फिर ब्रूजेस आ जाना। अब हम बात कर रहे हैं इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की, जो कि स्किन का डिसऑर्डर है और इसकी सबसे जो मेन पहचान है वो है कि आपके निशान हो जाना किसी भी तरह का शरीर के ऊपर। अब ये निशान है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ रिलेटेड है या नहीं है, तो वो हम वन बाय वन इस चीज़ को देखते जाएंगे। तो ये डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होता है, इसलिए कुछ ही ऐसे वैद्य हैं या फिजिशियन हैं जो इस चीज़ को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं और इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। तो ये मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, इसको समझने के लिए ऑटो इम्यून बेसिकली आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इम्यूनिटी बनाता है, और इम्यूनिटी जो है वो कुछ इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो हमारे साथ लड़ती रहती है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारी जो अपनी बॉडी के जो सेल्स हैं वही जो हैं वो ऑटो इम्यून को अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो ऑटो इम्यून में जो मेनली जो मेजर एंटीबॉडीज़ होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन 2 और 3 होते हैं। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन 2 और 3 क्या करते हैं, ये हमारी ही बॉडी पे जो है वो अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है या ब्लीडिंग इश्यूज़ होना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली ये हमारे प्लेटलेट्स को जो है वो डिस्ट्रक्ट करती है, जो कि इनका जो मेन रोल था वो ये था कि इन्फेक्शन के साथ लड़ें और उस इन्फेक्शन को ख़त्म करें। तो ये बेसिकली इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं कर रहा था, ये मेरे प्लेटलेट्स को ही ख़त्म करे जा रहा था। तो ये ऑटो इम्यून एक तरह से हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म था, जो सेल्स एक इन्फेक्शन के साथ लड़ने वाले थे, उन्होंने अपने ही प्लेटलेट्स को मिस्टेकनली जो था वो डिस्ट्रॉय कर दिया, और जिससे मेरे जो प्लेटलेट काउंट थे वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए। तो प्लेटलेट काउंट अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की बात करूं तो नॉर्मली 1000 के आसपास जो है वो इतने लो चले जाते हैं, जबकि इनका नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो 1,50,000 से 4,50,000 के बीच में होना चाहिए। तो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में मेरे प्लेटलेट काउंट होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेन फोकस है वो प्लेटलेट पे ही किया जाता है, तो आपका प्लेटलेट वेरी करता जाता है। एक दिन में बहुत से प्लेटलेट डिस्ट्रक्ट होते हैं, कुछ केसेस में एक हफ्ते में ऑल ऑफ सडन डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली ये जो प्लेटलेट्स हैं ये हमारे बोन मैरो में बनाए जाते हैं, और बोन मैरो में मेगाकैरियोसाइट्स एक पर्टिकुलर सेल होता है जो मेरे प्लेटलेट्स को बनाता है। तो अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में ये जो मेगाकैरियोसाइट है जिसने एक हेल्दी प्लेटलेट बनाने थे वो डिफेक्टेड प्लेटलेट बनाता है, और ये डिफेक्टेड प्लेटलेट बनाने की वजह से क्या हुआ कि मेरा सेल काउंट
कम हो गया, क्योंकि वो मेरे पूरी बॉडी में जब प्लेटलेट जाता है तो उसकी डिफाइंड एज होती है। तो अगर वो डिफेक्टेड है, अगर वो अच्छे से नहीं बना हुआ है तो वो जल्दी मर जाएगा, और जल्दी मर जाएगा तो मेरा प्लेटलेट काउंट जो है वो रिड्यूस होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो अगर मैं इसकी टाइप्स के बारे में बात करूँ तो जो मॉडर्न साइंस है वो दो तरह की जो टाइप्स है इसको ब्रॉडली डिवाइड किया हुआ है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट इज़ बेसिकली जो बच्चों में देखी जाती है, और क्रॉनिक जो है वो एडल्ट या फिर ओल्ड एज जो लोग रहते हैं उनमें देखा जाता है। अगर मैं बात करूं आयुर्वेदा की तो उसमें डिटेल्ड में हम नेक्स्ट जो है हमारा सीरीज़ है उसमें बात करेंगे। अभी मैं इतना बताना चाहता हूं कि सिर्फ ऊर्ध्व, अध और तीर्यक इस तरह के 2-3 टाइप्स जो हैं वो बताए हुए हैं, और क्रॉनिसिटी के बारे में फिर हम नेक्स्ट जो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव है उसके बारे में हम नेक्स्ट जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो हम बात कर रहे थे कि एलोपैथिक जो कंसर्न है या मॉडर्न साइंस जो कहती है वो कहती है कि ये दो तरह का टाइप है इसकी, एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो एक्यूट किड्स में होता है, क्रॉनिक जो है वो एडल्ट या ओल्ड एज में हो जाता है। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं जिनकी एज जो है वो 3 ईयर्स से लेके 70-75 ईयर्स तक का जो एज ग्रुप है। तो डेफिनेटली ये छोटे बच्चों से लेके एक बहुत ज़्यादा जो ओल्ड एज ग्रुप है वहाँ तक होता है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल फीमेल ये दोनों जेंडर्स में होता है, बच्चों में होता है, एडल्ट्स में होता है, बूढ़ों में होता है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्यों है। तो सबसे पहले जो हमने इसकी डेफिनेशन से देखा था कि इडियोपैथिक, इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है कि आप ये करेंगे तो ये होगा, तो इसके अननोन कॉजेटिव फैक्टर रहते हैं। बट अब ये जो अननोन कॉजेटिव फैक्टर रहते हैं उनमें से ऐसे कौन कौन से कॉजेटिव फैक्टर हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं, जिनके होने की वजह से या फिर जो इनको ट्रिगर करता है। तो अगर मैं बात करूं तो वायरल इन्फेक्शन हो गया, आपकी बॉडी में कैंसर होना, या फिर कोई ऐसी मेडिकेशन खाना जिसकी वजह से आपको ये प्लेटलेट काउंट जो है वो ट्रिगर हो जाता है। अब वायरल इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूं तो चिकन पॉक्स हो गया, पैरोवायरस हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया या HIV हो गया। तो ये कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शन हैं जिनके होने की वजह से प्लेटलेट काउंट में डिफरेंशिएशन आती है। SLE में भी स्पेशली प्लेटलेट काउंट की वेरिएशन आती है। क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया जो है उसमें भी प्लेटलेट काउंट हमारा डिफरेंशिएट करता है। उसके बाद ड्रग इंड्यूस्ड इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। अब यहाँ पे ड्रग इंड्यूस्ड जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगर मैं उसके बारे में बात करना चाहूँ तो ये क्या है बेसिकली कि आपका किसी ड्रग की वजह से आपको जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। तो ये पेंडेमिक जब चल रहा था तो इस टाइम में कुछ एक्सपीरियंसेस जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोग इम्यूनाइजेशन करवा रहे थे, अपना वैक्सीनेशन ले रहे थे, और सडनली क्या होने शुरू हुआ कि ऑल ऑफ सडन कुछ लोगों की रिपोर्ट्स हमारे पास आई जिनकी हिस्ट्री में आ रहा था कि उन्होंने रिसेंटली वैक्सीनेशन करवाई हुई है। तो कुछ लोगों की फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन थी, कुछ लोगों की सेकेंड डोज वैक्सीनेशन थी, और कुछ लोगों का जो बूस्टर डोज है उसके बाद भी ये डायग्नोसिस आना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली यही बोलना कि इसी की वजह से है या नहीं है, ये थोड़ा सा और रिसर्च का टॉपिक है, और थोड़ा लंबा टाइम तक जब स्टडी चलेगी तो पता चलेगा कि ये कहीं एडवर्स इफेक्ट या कुछ इससे रिलेटेड तो नहीं है। बट डेफिनेटली जो इन सभी पेशेंट्स में कॉमन आ रहा था वो यही आ रहा था कि इन्होंने वैक्सीनेशन लिया हुआ था, और वैक्सीनेशन लेने के कुछ टाइम के बाद उनका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो डायग्नोज हुआ। और कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आई जहाँ पे जो वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो था वो इस तरह का उनका डायग्नोसिस बनाया हुआ था। तो बेसिकली ये क्या है, ये ड्रग बेस्ड या फिर ड्रग इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। किसी ड्रग की वजह से या फिर किसी वैक्सीनेशन की वजह से या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर से आपको, स्पेशली जो मेडिसिन की कैटेगरी में कुछ अगर ऐसा होता है तो ड्रग इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उसको कहते हैं। उसके सेप्सिस हो गया, लाइक अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर आपके ब्लड में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बहुत लंबे टाइम तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्पेशली हेलिकोबैक्टर पायरोई की अगर मैं बात करूँ तो उसके होने की वजह से आपको ये सिम्टम आने के चांसेस होते हैं। और ये जो बैक्टीरिया है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, जिसकी वजह से ये होने के चांसेस हो जाते हैं। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसे मेजर कोई डेडिकेटली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कोई भी ऐसे सिम्टम देखने के लिए नहीं मिलते हैं। बट इसमें जो एक मेजर कंसर्न हमारे को देखने को मिलता है उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग होना या फिर
गम्स में आपके स्वेलिंग हो जाना, या फिर नोज़ या एयर या आईज़ में से आपको ब्लीड आना, तो ये जो है ये सिम्टम्स हमारे को देखने को मिलते हैं। और उसके बाद आपकी स्किन के ऊपर रैशेज़ हो जाना, ब्रूजेस हो जाना, कहीं से ब्लीडिंग होना। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को नाक में से खून निकलता रहता है, आईज़ में से ब्लीडिंग जो है वो डिक्रीज़ हुआ रहता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर रैशेज़ आने के चांसेस होते हैं। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे एक्सीडेंटली डायग्नोज हुआ। वुमेन्स में बेसिकली अगर मैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की बात करूँ तो वो इसलिए अगेन हार्ड टू डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि हर महीने फीमेल्स में जो है, अगर मैं बात करूँ जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उनको हर महीने मेंसेस आएंगी तो ब्लड बेसिकली फ्लो होगा। तो कई बार उनको जो है वो हैवियर ब्लड फ्लो होता है, कई बार थोड़े लंबे पीरियड्स रहते हैं, तो वो अगेन नहीं कंसर्न समझ में आता है कि ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से हो रहा है या फिर इसका और कोई रीज़न है। और कई बार क्या है कि आपके यूरिन में जो है वो रेड कलर आना, ब्लड आना, या फिर आपके मोशन में रेड कलर आना या ब्लड आना, बेसिकली ब्लीडिंग आना। तो अगर मैं मोशन की बात करूं तो बहुत से लोगों में इसलिए पता नहीं चल पाता क्योंकि उनको हेमोराइड्स या पाइल्स का कुछ ऐसा इशू होता है, तो ब्लीडिंग नॉन ब्लीडिंग पाइल्स उनको होती हैं, तो उनको लगता है कि शायद ये जो कॉज है वो कहीं ना कहीं दूसरी डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है। बट आपने कभी भी ध्यान रखना है कि अगर ये लंबे टाइम तक हो रहा है तो सीबीसी अपना करवाते रहना है। और जब आप सीबीसी करवाते रहेंगे तो प्लेटलेट काउंट को स्पेशली आपने चेक करते रहना है कि मेरा जो प्लेटलेट काउंट है वो रिड्यूस तो नहीं हो रहा है विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न, ठीक है। तो अगर आपको प्रोलॉन्ग पीरियड आते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग आती है, या फिर आपकी मोशन में ब्लीडिंग आती है, या फिर कुछ भी दूसरे रीज़न है, तो आपने अपना सीबीसी करवाना है। और ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट सीबीसी का रिपोर्ट आया और उसमें प्लेटलेट काउंट एकदम से कम आए तो आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, उसका कोई दूसरा रीज़न हो सकता है। बट अच्छा ये है कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे रैशेज या कुछ ऐसे आपको ब्लीडिंग के स्पॉट या कुछ ऐसा मिल रहा है, तो हम एक बार सीबीसी करवा लें और फिर उसको टाइम टू टाइम जो है वो चेक करवाते रहें। और इन केस अगर आपको मेडिकल अटेंशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे पास एमडी आयुर्वेद जो डॉक्टर हैं उनका पैनल है, तो आप उनसे बात करके इन सभी चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हैं कि इसका जो कॉजेटिव फैक्टर है वो कहीं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बेस्ड तो नहीं है, या फिर आपको एक्यूट या क्रॉनिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली आपकी लेग्स में जो है इनर थाइज के ऊपर जो है आपको ब्रूजेस देखने को मिलते हैं, या फिर कुछ स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब कुछ ऐसे टेस्ट जिनके वजह से या जिन टेस्ट से मेरे को पता चलता है कि ओके ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ जो टेस्ट हैं उसमें सीबीसी होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट बेसिकली, ठीक है। तो कंप्लीट ब्लड काउंट मैंने अभी काफ़ी डिस्कस किया, तो उसमें प्लेटलेट काउंट आपका देखा जाता है, उसमें हमारा WBCs का काउंट भी देखा जाता है और प्लेटलेट का काउंट भी देखा जाता है। तो ये फर्स्ट एक ऐसा टेस्ट है जो CBC जो है वो देखा जाता है, तो बहुत कॉमन होता है। जब भी किसी ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएंगे तो जब भी आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है या HB चेक किया जाता है, उसके साथ प्लेटलेट की डिटेल भी साथ में आती है। अगर मेरे को प्लेटलेट वहाँ पे काउंट कम लगते हैं और मेरे को कुछ डाउटफुल लगता है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पे ब्लड स्मीयर के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे आपके प्लेटलेट्स को एक माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि एक हेल्दी प्लेटलेट जो है वो आपका मेगा कैरियोसाइट बनाता है, जो कि बोन के अंदर होता है। तो यहाँ पे बोन मैरो हमारा मेगा कैरियोसाइट को जो है वो वहाँ पे सर्वाइव करने की ऑप्शन देती है, और ये जो मेगा कैरियोसाइट है ये हमारे प्लेटलेट को बनाता है। तो इनका एक स्ट्रक्चर होता है, डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो डिफाइंड स्ट्रक्चर है, ये डिफाइंड स्ट्रक्चर तभी अच्छे से पता चलेगा जब इसकी माइक्रोस्कोपिकल स्टडी होएगी। तो ये जो सेकंड टेस्ट है वो माइक्रोस्कोप के अंडर होता है, फिर इसमें क्लोनी काउंटर होता है कि आपकी कितनी जो अच्छे प्लेट हैं वो काउंट हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर वहाँ से पता चलता है। अगर उसके बाद भी हमारे को कुछ डाउट होता है तो फिर लास्ट जो ऑप्शन रहती है वो बोन मैरो इन्वेस्टिगेशन की रहती है, जहाँ से मेरे को ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर आउट होना शुरू हो जाती हैं। अगर मैं इन जनरल आपसे बात करूं तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में कैपिलरी ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसमें ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग जो है वो इसलिए होती है क्योंकि आपका ब्लड जो है वो अच्छे से क्लॉट नहीं हो पाता। तो बेसिकली होता क्या है कि जो क्लॉटिंग है, जब भी आपको खून निकलता है, जब भी आपको कहीं से ब्लीडिंग होएगी, तो हमारे प्लेटलेट इकट्ठे जुड़ जाते हैं और वो जुड़ के उस पर्टिकुलर साइट पे जो है वो कोगुलेशन कर देते हैं, मतलब जम जाते हैं, तो एक्सेसिव ब्लड फ्लो नहीं होने देते। तो जब ये ब्लड फ्लो नहीं होने देंगे तभी जो है वो
आपका ब्लड जो है वो रुकना शुरू होएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो एक्टिवेटेड जो हैं वो हो जाते हैं ब्लड में। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है एक फाइब्रोन क्लॉथ की, आपने देखा होगा एक छोटी सी झिल्ली सी बन जाती है, येलो कलर का ऊपर आ जाता है जब भी आपका ब्लीडिंग कहीं से भी परफोरेशन कुछ ऐसा हो रहा हो। तो हमारे ब्लड में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो किसी भी ब्लड वेसल से ब्लड को बाहर निकलने से रोकते हैं। बट एक और इशू क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर आ गए हुए हैं तो वो थ्रम्बस बना देते हैं, और थ्रम्बस बनाने से जो है वो आपको हार्ट अटैक या फिर जो स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर मैं थ्रम्बस की बात करूं तो आपने सुना होगा कि कहीं पे जो है वो चकता बन गया और उसने आपके ब्लड को या ब्रेन में कुछ क्लॉट बना दिया, तो वो एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये था मॉडर्न एस्पेक्ट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या होता है और क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम देते हैं बेसिकली, और उसके बाद जो है क्या ऐसी डाइट है जो आपको लेनी चाहिए, क्या ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेनी चाहिए जिससे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ना हो। और अगर ये जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है बार बार हो रहा है और अगर आपको बार बार प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं या फिर आपको स्टीरॉइड्स पे रखा जाता है, तो स्टीरॉइड्स बेसिकली या जो भी आईजी लगते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका ये मेगाकैरियोसाइट ही हमेशा प्लेटलेट बनाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी मेडिसिन दी जाती हैं, स्पेशली मॉडर्न मेडिसिन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके जो प्लेटलेट बनाने का सिस्टम है उसको ट्रिगर कर देती हैं। तो जब ये ट्रिगर कर देती है तो ऑल ऑफ सडन आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है, बट थोड़े टाइम के बाद प्लेटलेट काउंट फिर से गिर जाता है। तो वो इसलिए गिरता है क्योंकि हमारा जो प्लेटलेट बन रहा है वो सर्वाइव नहीं कर पाता इतने लंबे टाइम तक, क्योंकि वो ट्रेन नहीं है, ना ही उसमें इतना न्यूट्रिशियस है, ना ही वो इतना हेल्दी है कि वो एक पर्टिकुलर लाइफ जो है उसको मिल सके। तो ये ट्रिगर्ड प्लेटलेट रहते हैं जो थोड़े टाइम के लिए आपका बॉडी में जो है वो काउंट बढ़ा देते हैं और फिर से ये मरना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये प्लेटलेट जब बहुत ज़्यादा मर जाते हैं तो ये स्पेशली कहाँ जाते हैं, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है स्प्लीन। तो स्प्लीन जो है वो ग्रेवयार्ड है प्लेटलेट का। तो जब भी प्लेटलेट मरेंगे हमारी स्प्लीन में पहुँच जाएंगे और स्प्लीन को ये इन्फ्लेम कर देते हैं। और इन्फ्लेम हो जाना मतलब स्प्लीन का फूल जाना, बेसिकली स्प्लीन में सोजिश आ जाती है तो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उसका साइज नॉर्मल से बढ़ जाता है। तो स्प्लीन का जो काम है वो ये होता है कि प्लेटलेट्स को रिपेयर करे। तो जब एक साथ हमारी बॉडी में 1-2 लाख प्लेटलेट्स काउंट जो है वो कम हो जाएगा, तो ये कम होके कहाँ जाता है, ये सीधा का सीधा मेरे स्प्लीन में जाएगा और स्प्लीन का जो वर्कलोड है उसको बढ़ा देगा और स्प्लीन की जो फंक्शनैलिटी है उसको हैम्पर कर देता है, और उसके साथ ही मेरे लीवर के पैरामीटर्स को भी हैम्पर कर देता है। तो लीवर के पैरामीटर, स्प्लीन के पैरामीटर, जब भी कुछ ऐसा डायग्नोसिस बनता है या फिर जब ट्रीटमेंट एस्पेक्ट जो बनता है उसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपका डाइजेशन का पैटर्न कैसा है, आपके लीवर के पैरामीटर कैसे हैं, आपके स्प्लीन के पैरामीटर कैसे हैं, और बाकी जो सीबीसी या फिर जो बोन मैरो के पैरामीटर हैं उन सभी को इसके साथ एसोशिएट करके देखा जाता है कि इस चीज़ की क्रॉनिसिटी या एग्रेसिवनेस कहाँ तक है और इसकी जो एग्रेसिवनेस है उसको हम कहाँ तक कम कर सकते हैं। तो ये रहा मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो था, एस्पेक्ट जो था इस सारी डिजीज़ का। इसके बाद हम बात करेंगे आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव के बारे में।